हेलो लर्नर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं और ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 2024 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन दिया हूँ, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं PDF आपको दे दूँ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। विधिवेताओं के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान होता है, जबकि राजनीति शास्त्रियों का तर्क है कि यह केवल संवैधानिक अध्यक्ष है जो शक्ति का नहीं बल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1 देख लीजिए, कार्यपालिका शक्तियाँ। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उनके माने जाएंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह तथा सहायता देगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघीय प्रशासन एवं व्यवस्थापना मंत्री ने निर्णय लिया है संबंधी प्रस्ताव की सूचना दे। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे मामलों को जिस पर केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिमंडल के विचार के लिए रखा जा सकता है। समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अलावा महान्यायाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। वह केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का शासन चलाने के लिए मुख्य नियुक्तियों तथा वित्त आयोग, भाषा आयोग एवं निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। वह विदेशों में भारत के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। अब 2 नंबर देखिए, विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में अनेक व्यवस्थापना संबंधी कार्य करने होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58(1) और 2 के अंतर्गत वह संसद को आमंत्रित एवं स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के अधिकार का प्रयोग करता है। वह किसी साधारण विधेयक को आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। वह राज्यसभा एवं लोकसभा के स्थापन अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। वह लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है। 3 नंबर देखिए, वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक यानी पैसा से जुड़ा हुआ जो विधेयक होता है, लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की प्रतिवर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशों आदि संसद के समक्ष रखवाता है। भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से अचानक पड़ने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। वह संसद से पूरक, अतिरिक्त और
अपवादभूत अनुदानों की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति कुछ राज्यों को केंद्रीय अनुदान दिलाने के लिए आज्ञापी जारी कर सकता है। वह करों से होने वाली आय के विवरण का निर्धारण करता है। संघ तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। 4 नंबर देखिए, न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उन्हें क्षमता दान का अधिकार दिया गया है। वे दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं अथवा साधारण दंड में परिवर्तित कर सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों पर कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग है ये। यदि दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यदि दंड ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, और यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो। व्यवहार में राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। सैनिक शक्तियों में देख लीजिए कि तीनों सेवाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होते हैं, परंतु वे अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार ही कर सकेंगे। वस्तुतः युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को प्राप्त है, और बिना संसद की स्वीकृति या वाद में संसद की स्वीकृति लेने की आशा में न तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और न ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने को भेज सकते हैं। कूटनीतिक या राजनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं। वे विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौता या बातचीत राष्ट्र के नाम से ही किए जाते हैं। व्यवहार में ये तभी लागू होते हैं जब इन पर संसद की स्वीकृति मिलती है। 7 नंबर देखिए, राज्यों के संबंध में शक्तियाँ। राज्यों के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। यदि कोई राज्य निम्न विषयों पर अधिनियम बनाना चाहे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम, किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 443 के अनुसार सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होते और यह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वे उस परामर्श को स्वीकृति अथवा नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।